नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 क्षितिज का पाठ नेताजी का चश्मा इसका मैं इजी रूप से एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ और नीचे एग्जाम के लिए प्रश्न उत्तर भी रहेगा। और बच्चों मैं क्लास 9 क्लास 10 कृतिका क्षितिज स्पर्श संचयन इसका मैं सारा वीडियो बना चुकी हूँ और व्याकरण भी बहुत ही आसान रूप से मैं पढ़ाई हूँ। उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो अभी हम लोग जानते हैं नेताजी का चश्मा के बारे में, जो कि स्वयं प्रकाश जी द्वारा लिखा गया है। हालदार साहब कंपनी के काम से उस कस्बे से गुजरा करते थे। यानी एक कस्बा किसको बोला जाता है? जो कि न कि शहर होता है न गांव होता है, बीच के जगह को कस्बा कहा जाता है। तो इसमें बताया जा रहा है कि हालदार साहब जो थे वे अपने कंपनी के काम से कस्बे से गुजरते थे। मतलब कस्बे एक शहर जैसा ही होता है लेकिन उतने बड़े शहर नहीं होते हैं, तो उसमें से हमेशा गुजरा करते थे। तो कस्बा छोटा था, अधिकतर मकान कच्चे थे, एक नगर पालिका भी थी। लगता है उस पालिका ने कभी कस्बे के मुख्य बाजार के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की मूर्ति लगवा दी होगी। तो वहां पर क्या था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की मूर्ति लगी हुई थी। मूर्ति देखकर लगता था कि जैसे वह मजबूरियों के कारण किसी स्थानीय कलाकार से बनवाई गई होगी। मतलब ऐसा लग रहा था कि वो जो मूर्तियां थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, वह उतने ढंग से तो बनी हुई थी, लेकिन पूरा जो एक होना चाहिए उसमें कलाकारी, जो ढंग का एक होना चाहिए, वह सब पूरा नहीं था। कुछ आधे अधूरे जैसे काम हुआ था उसमें। शायद कस्बे के एकमात्र स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल ने उस मूर्ति को 1 महीने में बनाकर पटकने का वादा किया। पटकने का वादा कहा गया है उसको जब कोई अनमने ढंग से, बेमन से अगर कोई काम करते हैं तो उसको लोग कहता है कि यह ऐसे मतलब पटकने का वादा किया होगा, मतलब अनमने मन से काम किया होगा। और ड्राइंग मास्टर उतना क्या जाने कि मूर्ति में तो बहुत तरह की कला होती है, तो वह सब कलाकारिता से मूर्ति नहीं बनी हुई थी। मूर्ति टोपी से कोट के दूसरे बटन तक थी। 2 फुट ऊंची यह मूर्ति बहुत सुंदर लग रही थी। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो का नारा याद आने लगता था। यानी आप लोग जानते होंगे जब हमारा देश गुलाम था, अंग्रेज शासन कर रहा था, तो क्या था, आज़ादी के लिए बहुत सारे हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, खुदीराम बोस, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, महात्मा गांधी जी, तो जो भी थे, तो देश को आज़ादी के लिए इन लोगों का एक न एक नारा लगाया करते थे ये लोग, जैसे दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह सब। तो जब प्रतिमा को लोग देख रहे थे तो ऐसा ही लग रहा था कि अभी ही तुरंत बोलने वाले हैं सुभाष चंद्र बोस कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस तरह से उनकी प्रतिमा बनी हुई थी। आगे बता रहे हैं कि मूर्ति के चश्मे का रहस्य। तो इस पर एक रहस्य छुपी हुई है। हालदार साहब को आते जाते मूर्ति की एक बात खटकती थी और हालदार साहब जब उस कस्बे से गुजरते थे तो मूर्ति में एक बात खटकती रहती थी। नेताजी की आंखों में चश्मा नहीं था, यानी संगमरमर का नहीं था। उनकी जगह किसी ने एक सचमुच का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया था। अब इस बात को हमेशा उनको, हालदार साहब को एक बात खटक रही थी कि यह तो संगमरमर की मूर्ति बनी हुई है, लेकिन इसमें जो है संगमरमर का ही चश्मा रहना चाहिए था। लेकिन संगमरमर का चश्मा नहीं रह करके सचमुच का जो एक काला चौड़ा फ्रेम वाला जो हम लोग पहनते हैं घर में चश्मा, उस तरह का चश्मा उनके ऊपर लगा हुआ था। पहली बार उन्होंने देखा तो उनके होठों पर कौतुक भरी मुस्कान फैल गई और उनके मुख पर मुस्कुराहट आ गई। पत्थर की मूर्ति पर वास्तविक चश्मा। अब उनको आश्चर्य लगने लगा कि पत्थर की मूर्ति है लेकिन उस पर तो रियल का चश्मा लगा हुआ है। क्या आइडिया है! हालदार
जीप पर बैठे बैठे सोचने लगे और हालदार साहब इस बात को सोचने लगे, इस कस्बे के नागरिक सचमुच देशभक्त हैं। वे नेताजी को चश्मा पहनाकर कम से कम नेताजी के प्रति अपनी भावनाएं तो व्यक्त करते हैं। अब हालदार साहब को इस बात से बहुत ही खुशी हो रही थी कि इस नगर में, मतलब यहाँ के जो कस्बे के लोग हैं, उनके अंदर देशभक्ति कितनी अधिक है, सुभाष चंद्र बोस जी के प्रति कितना अधिक प्रेम उमड़ रहा है। जो नेताजी के ऊपर अगर चश्मा नहीं लगा है तो रियल का चश्मा लगा दिया गया है। कम से कम इन लोगों के ऊपर तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में, जो नेताजी के बारे में कम से कम इतनी तो श्रद्धा है। तो आगे बता रहे हैं कि हालदार का कौतुक तब और भी बढ़ा जब उन्होंने देखा कि अगली बार मूर्ति पर लगे चश्मे का फ्रेम बदल गया है। और उस कस्बे से हमेशा हालदार साहब गुजरते रहते थे और हर बार वे जो है उस मूर्ति पर नजर डालते ही रहते थे। तो एक बार उनको और आश्चर्य लगने लगा कि इस बार तो चश्मे बदल गया है, दूसरा फ्रेम इसमें लगा हुआ है। तीसरी बार फिर फ्रेम बदला दिखाई देने लगा। हालदार साहब ने सोचा, सचमुच बढ़िया आइडिया है। मूर्ति के कपड़े नहीं बदले जा सकते किंतु चश्मा तो बदल सकता है। अब इनको बहुत ही अच्छा लग रहा था कि कम से कम यहाँ के लोग ऐसे हैं कि बार बार जो है उनके जो मूर्ति के ऊपर हमेशा एक न एक रियल का चश्मा डाल देते हैं। अब चश्मा बदलने का रहस्य के बारे में उनको पता करना था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो आखिरकार हालदार ने एक बार अपनी जीप रुकवा दी। जिस जीप से वे जा रहे थे तो ड्राइवर को बोले कि रोको, मैं देखूंगा। यहाँ पर कुछ रहस्य के बारे में वे जानना चाह रहे थे। उन्होंने चौराहे पर बैठे पान वाले से पूछा, क्योंकि चौराहे पर अक्सर देखिएगा कि पान वाले का दुकान रहता है। लोग आने जाने वाले जो पान खाते हैं वहाँ पर खाते हैं, थोड़ा टाइम पास करते हैं, थोड़ा इधर उधर के बारे में हालचाल पूछते हैं। तो पान वाले को अक्सर सारी बातें जानकारी होती है। तो उनको लगा कि पान वाले से पूछा जाए। तो बोले कि नेताजी के फ्रेम कौन बदलता है? पान वाले से पूछा। तो पान वाला मोटा सा खुश मिजाज आदमी था, मतलब वह हंसमुख आदमी था, हंसते रहता था। उन्होंने बताया कि ये फ्रेम कैप्टन चश्मा वाला बदलता है। और उनको बताया हालदार साहब को कि यह जो आप फ्रेम देखते हैं बदले हुए, यह एक कैप्टन नाम का व्यक्ति है जो हमेशा चश्मे को बदलता रहता है। अगर किसी ग्राहक को मूर्ति पर लगा चश्मा को पसंद हो तो वह चश्मा ग्राहक को देकर कैप्टन मूर्ति पर नया चश्मा फिट कर देता है। और उनके जो ग्राहक होते हैं वह जो कभी कभी मूर्ति पर लगा चश्मा अगर पसंद आ जाता है तो कहता है कि ये चश्मा आप मुझे दे दीजिए। तो ग्राहक को वे चश्मा निकाल कर दे देते हैं और कैप्टन क्या करता है, मूर्ति पर फिर से दूसरा चश्मा फिट कर देता है। परंतु वह सुभाष की मूर्ति को बिना चश्मे के नहीं रहने देता है। लेकिन वह जो कैप्टन है चश्मे वाला, वह हमेशा सुभाष चंद्र बोस के मूर्ति के ऊपर चश्मा लगाना उनको बहुत ही अच्छा लगता है, मानो इससे उसे कोई चोट लगती हो। जब वे चश्मा नहीं देखते हैं तो उनके हृदय को ऐसा लगता है कि कोई चोट लगा हो। आगे बता रहे हैं कि हालदार ने पान वाले से पूछा कि मूर्ति का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। तो पान वाले ने हंसते हुए बताया कि उसे मास्टर बनाना भूल गया। अब क्या हुआ, हालदार पान वाले से पूछा कि मूर्ति का जो ओरिजिनल चश्मा है वह कहाँ चला गया। तो पान वाले ने हंसते हुए बताया कि उसे मास्टर बनाना भूल गया। हालदार साहब यह सुनकर द्रवित हो गए। अब उनको बहुत ही अंदर से कष्ट होने लगा कि ऐसा हो सकता है कि हालदार साहब यह मतलब कि मूर्ति अगर कोई बना रहा है तो पूरे तरह से मूर्ति में जो होना चाहिए, सुभाष चंद्र बोस चश्मा पहनते हैं तो चश्मा लगा देना चाहिए। उनका अनुमान सही निकला। यह मूर्तिकार सचमुच कस्बे का अध्यापक था। लगता है वह एक महीने के कम समय में मूर्ति बनाते बनाते चश्मे के बारे में कुछ तय नहीं कर पाया। या असफल रहा होगा, या चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर लगाया होगा और वह निकल गया होगा। तो यह सब बात उनके मन में आ रही थी कि हो सकता है कि मूर्ति बनाते बनाते चश्मे के बारे में कुछ तय नहीं कर पाया होगा, या बनाते बनाते चश्मा टूट गया होगा, या चश्मा अलग से बनाकर लगाया होगा तो वह निकल गया होगा। आगे बता रहे हैं कि कैप्टन चश्मे वाले से भेंट। अब क्या हुआ, हालदार साहब को यह सब विचित्र लग रहा था। उन्होंने एक बार फिर से अपनी जीप पान वाले के पास रुकवा ली। पूछा, यह कैप्टन चश्मा वाला नेताजी का साथी था?
या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही था? इस प्रश्न पर पानवाला हंसा। मतलब हालदार साहब को ऐसा लग रहा था कि कैप्टन का नाम सुनकर उनको लग रहा होगा कि बहुत बड़े आदमी हैं, या हो सकता है कि नेताजी का कोई साथी थे, फ्रेंड थे, या आज़ाद हिंद फौज जो उनके भूतपूर्व सिपाही होंगे। इस प्रश्न पर पानवाला अचानक से हंस पड़ा, मुस्कुराकर बोला, वो लंगड़ा क्या फौज में जाएगा, पागल है पागल। अब पानवाला बोलता है, वह तो लंगड़ा है, वह फौज में क्या जाएगा, वो तो पागल है पागल। वो देखो वो आ रहा है, उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो कहीं उसका। अब जो है पान वाला बोला कि देखो वहाँ कैप्टन आ रहा है, जो भी बात करना है उसको कहो, और फोटो वोटो जो भी छपवाना है उसका छपवा दो। यानी यहाँ पर जो है कैप्टन के बारे में मजाक उड़ा रहा है पान वाला कि एक तो बेचारा इतने जो है देशभक्ति कर रहा है, लेकिन पान वाला उसको लंगड़ा कर रहा है। आगे बता रहे हैं कि हालदार साहब को एक देशभक्त का ऐसा मजाक अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो एक बेहद बूढ़ा मड़ियल सा लंगड़ा, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए आ रहा था। अब हालदार साहब को जो यह पान वाला उस पर हंसा तो यह उनको अच्छा नहीं लगा, और जब मुड़कर देखते हैं तो देखे कि वह एक बूढ़ा सा मड़ियल सा लंगड़ा, सिर पर गांधी की टोपी पहना हुआ था और आंखों पर काला चश्मा लगाए आ रहा था। उसके हाथ में एक छोटी सी संदूकची थी और दूसरे हाथ में बांस पर टंगे हुए बहुत से चश्मे थे। आप लोग देखते होंगे कहीं अगर मेले में और कहीं भी रास्ते में देखते होंगे, कभी कभी लोग क्या करते हैं, बांस के एक फ्रेम जैसा होता है उस पे बहुत सारे सामान लटका देते हैं, और ट्रेन में भी देखते होंगे कि इस तरह से लटका कर लोग बेचते हैं। तो उसी तरह बेचारे गरीब थे, उनको एक दुकान के लिए भी जगह नहीं था, दुकान भी नहीं था, तो वे इसी तरह बांस पर टांग करके चश्मे का फ्रेम बेचा करते थे। तो पता चला कि वह फेरी लगाकर चश्मे बेचता है, मतलब रास्ते में इधर उधर कहीं भी दुकान लगाकर खड़ा करके उस बांस को और बेचता है चश्मा। हालदार पूछना चाहते थे कि फिर उसका नाम कैप्टन कैसे पड़ा, परंतु ना तो पान वाले के पास फुर्सत थी, न जीप के ड्राइवर के पास। उस दिन के बाद कोई 2 साल तक लगातार वे आते जाते मूर्ति की ओर देखते रहे। कभी चश्मा गोल होता, कभी चकोर, कभी लाल, कभी काला, परंतु कोई न कोई चश्मा जरूर होता था। अब अक्सर जब वे कस्बे से गुजरते थे तो देखते थे कस्बे में हमेशा कोई न कोई चश्मा लगा होता था। अब आगे बता रहे हैं एक दुखद घटना कि कैप्टन की मृत्यु। तो एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान वाले की तथा चौराहे की सारी दुकानें बंद थी। अगली बार आकर उन्होंने पान वाले से पूछा, इस बार मूर्ति पर चश्मे क्यों नहीं है? पान वाले ने अपनी आंखें पोंछते हुए उदास स्वर में बताया कि कैप्टन मर गया है। यह सुनकर हालदार साहब उदास होकर जीप में बैठकर चले गए। वे सोचने लगे, उस देश का क्या होगा जहाँ के निवासी देशभक्त बलिदानियों पर हंसते हैं और स्वयं बिकने के लिए मौके ढूंढते हैं। अब उनको बहुत ही इस बात से गहरा धक्का लगा कि आज यह कैप्टन जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर हमेशा कोई न कोई चश्मा लगाता था, उनके प्रति प्रेम आदर दिखाता था, आज वह चले गए। लेकिन जो ऐसे व्यक्ति होते हैं तो उस देश का क्या होगा जहाँ के निवासी देशभक्त बलिदानियों पर हंसते हैं। और बोले, जो पान वाले जो हंस रहा था, इसी बात को वे मिलान करते हुए कह रहे हैं कि आज देश में ऐसे लोग हैं जो देश के लिए बलिदान हो जाते हैं, जो देश के लिए मर मिट जाते हैं, उस पर लोग हंसते हैं और स्वयं बिकने के लिए मौके ढूंढते हैं। यानी लोग पैसे पर कुछ भी कर सकते हैं। अगर लोग मतलब कुछ भी जो है नेता, बड़े बड़े नेता जो पैसे अगर दे दें तो लोग बिकने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो आगे बताते हैं कि सरकंडे का चश्मा। हालदार साहब 15 दिन बाद फिर से उस कस्बे से होकर गुजरे। सोचा कि अब वे बिना चश्मे वाली नेताजी की मूर्ति को नहीं देखेंगे, परंतु जैसे ही चौराहा करीब आया, हालदार साहब ने चीख कर आदेश दिया, जीप रोको। उन्होंने देखा नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का बना चश्मा लगा हुआ था। हालदार साहब की आंखें नम हो गई, वे भाव
भावुक हो गए। तो यहाँ बताया जा रहा है कि हालदार साहब 15 दिन के बाद जब उस कस्बे से गुजरे तो उनका मन इतना उदास था, क्योंकि कैप्टन की मृत्यु से उनको गहरा धक्का लगा था। फिर वे सोचे कि इस बार मूर्ति को वे नहीं देखेंगे, क्योंकि चश्मा तो उनके मूर्ति के ऊपर नहीं लगा होगा। लेकिन मन नहीं माना। फिर वे उस तरफ देखे और अचानक से जीप को रोकने के लिए आदेश दिए। उन्होंने देखा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा हुआ था। सरकंडे क्या होता है? जैसे बांस की सीख होती है जिससे झाड़ू से लोग घर झाड़ू बनाते हैं, उस तरह के सरकंडे से गोल गोल चश्मा लगा हुआ था। हालदार साहब की आंखें नम हो गई, वे भावुक हो गए। यानी उसको देखकर उनके आंखें नम हो गई। और कोई बच्चे ऐसा किए होंगे, चश्मा सरकंडे का बनाकर उस पर लगा दिए होंगे। तो उनके दिल में प्यार उमड़ पड़ा कि कम से कम इस देश के बड़े जैसे भी हों, लेकिन बच्चे में कम से कम देशभक्ति के लिए और देश के बलिदानियों के ऊपर श्रद्धा की भावना तो है, प्रेम की भावना तो है। जब अगर प्रेम की भावना उसके अंदर है तो जरूर हमारा देश विकास करेगा और हमारा देश आगे जाएगा। तो यही था बच्चों पाठ का इजी रूप में सारांश था। और अभी मैं आप लोगों को एग्जाम के लिए प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। पहला प्रश्न है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? तो इसका उत्तर होगा, चश्मा वाला कभी सेनानी नहीं रहा। वह तन से बहुत बूढ़ा और मड़ियल था, परंतु उसके मन में देशभक्ति की भावना प्रबल थी। यानी उनके मन में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वह सुभाष चंद्र बोस का सम्मान करता था। वह सुभाष की बिना चश्मे वाली मूर्ति को देखकर आहत था। यानी उनका हृदय जो है स्वीकार नहीं कर पा रहा था, उनका मन नहीं मानता था कि सुभाष चंद्र बोस के मूर्ति के ऊपर चश्मा नहीं देखकर वे द्रवित हो जाते थे। इसलिए अपनी ओर से एक चश्मा नेताजी की मूर्ति पर अवश्य लगाता था। उसकी इसी भावना को देखकर ही लोगों ने उसे सुभाष चंद्र बोस का साथी या सेना का कैप्टन कहकर सम्मान दिया। चाहे उसका यह नाम व्यंग में रखा गया हो, फिर भी वह ठीक नाम था। वह कस्बे का अगुआ था। दूसरा प्रश्न, हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। क का, हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? ख का, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? ग का, हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? तो क का उत्तर है, हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? तो उत्तर है क का, हालदार साहब यह जानकर मायूस हो गए थे कि कैप्टन की मृत्यु हो चुकी है, अतः अब उस कस्बे में सुभाष की बिना चश्मे वाली मूर्ति को चश्मा पहनाने वाला कोई न रहा होगा। अब मूर्ति बिना चश्मे के ही खड़ी रहेगी। यह सोचकर वे मायूस हो गए थे। दूसरा है, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? तो ख का उत्तर है, मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि यह धरती देशभक्ति से शून्य नहीं है। यह कैप्टन नहीं रहा तो अन्य लोग उस दायित्व को एक कैप्टन नहीं रहा तो अन्य लोग उस दायित्व को संभालने के लिए तैयार हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकंडे का चश्मा किसी गरीब बच्चे ने बनाया है, अतः उम्मीद है कि ये बच्चे गरीबी के बावजूद भी देश को ऊपर उठाने का प्रयास करते रहेंगे। ग का प्रश्न है, हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? तो ग का उत्तर है, हालदार साहब के लिए सुभाष की मूर्ति पर चश्मा लगाना इतनी सी बात नहीं थी, यह उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। यह बात उनके मन को आशा जगाती थी कि कस्बे कस्बे में देशभक्ति जीवित है, देश की नई पीढ़ी में देश प्रेम जीवित है। इस खुशी और आशा से वे भावुक हो उठे। तीसरा प्रश्न है, आशय स्पष्ट करने के लिए आप लोगों को आएगा। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वाले पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है।
बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, तो इसका आशय इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसका उत्तर है, हालदार साहब ने चश्मे वाले कैप्टन की मृत्यु का समाचार सुना तो उदास हो गए। उन्हें लगा कि कैप्टन जैसे लोग ही तो देश के लिए आशा की किरण थे। शेष लोग तो देश के लिए मर मिटने वालों पर हंसते हैं। नगर पालिका ने क्रांतिकारी सुभाष की मूर्ति बनवाई तो अधूरी बनाई। उन्हें याद नहीं रहा कि जिस सुभाष की मूर्ति को वे चश्मा तक नहीं दे रहे हैं, उसने अपनी सारी जिंदगी देश के लिए लगा दी। वे अपने पूरे जिंदगी को जो है देश के लिए कुर्बान कर दिए। उस छोटे से कस्बे में यदि कैप्टन जैसा चश्मे वाला सुभाष की मूर्ति पर चश्मा लगाता रहा तो लोग उस पर भी हंसते रहे, उसे पागल और सनकी कहते रहे। जहां ऐसे स्वार्थी लोग रहते हों, उस देश का भविष्य कैसे संवरेगा? जिस जाति में लोग स्वयं का प्रचार प्रसार करने में रुचि लेते हैं, उस देश का कोई भविष्य नहीं होता। इस बात से उन्हें बहुत ही गहरा दुख हुआ। चौथा प्रश्न है, पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। उत्तर, पान वाला साक्षात पान भंडार था। उसकी दुकान पर ही नहीं, मुंह में भी पान ठूसा था। पान के कारण वह बात तक नहीं कर सकता था। यदि उससे कोई कुछ पूछ ले तो पहले उसे पीछे मुड़कर थूकना पड़ता था। हाँ, स्वभाव से वह बहुत ही रसिया था, हंसौड़ और मजाकिया था। वह शरीर से मोटा था, उसकी तोंद निकली रहती थी, अतः वह जब भी हंसता था तो उसकी तोंद थिरकने लगती थी। हंसने पर उसके पान वाले लाल काले दांत खिल उठते थे। यह बातें बनाने में उस्ताद था। वह बातें बनाने में भी उस्ताद था। उसकी बोली में हंसी और व्यंग का पुट बना रहता था। यानी जब भी वे किसी से बात करते थे तो व्यंग करते हुए बात करते थे और हंसते हुए बात करते थे। पांचवा प्रश्न, ओ लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए, अथवा कैप्टन के प्रति पान वाले की व्यंग्यात्मक टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। उत्तर है, पान वाले की यह टिप्पणी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उसे चाहिए कि वह चश्मे वाले कैप्टन की भावनाओं का सम्मान करता। उसे पता था कि कैप्टन ही सुभाष चंद्र बोस की आंखों पर अपनी ओर से चश्मा लगाए रहता है, लेकिन वह इतना भी नहीं समझ सका। यानी उसके पास विवेक नाम की कोई चीज ही ऐसा लगता था कि नहीं है। वह भी केवल इसलिए कि नेताजी की मूर्ति अधूरी न लगे। उसकी इस भावना से देशभक्ति प्रकट होती है। अतः ऐसे व्यक्ति की कमियां या कुरूपता नहीं देखनी चाहिए, ना ही ऐसे व्यक्ति को पागल कहना चाहिए। अतः पान वाले की यह टिप्पणी गैर जिम्मेदाराना है। यानी ऐसी बातें गलत है। अगर ऐसे समाज में लोग ऐसे व्यक्ति रहेंगे तो देश का विकास कैसे हो सकता है? कोई भी बात गहराई से सोचना चाहिए कि हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं उसके प्रति अगर कोई प्रेम की भावना रखते हैं, श्रद्धा की भावना रखते हैं, तो उनको पागल नहीं कहना चाहिए, बल्कि सर झुकाना चाहिए ऐसे लोगों के प्रति। अब रचना और अभिव्यक्ति के तहत भी प्रश्न रहेगा। निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन कौन सी विशेषताओं की ओर संकेत करते हैं? क का, हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। दूसरा, पान वाला उदास हो गया, उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछते हुए बोला, साहब कैप्टन मर गया। ग का, कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। तो इसका नीचे देखिए आंसर दिया हुआ है क ख ग का। तो हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। इसका उत्तर है, यह वाक्य हालदार साहब की देशभक्ति को प्रकट करता है। उन्हें सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति से इसलिए प्रेम था क्योंकि वे देशभक्त थे। उन्हें सुभाष की मूर्ति में गहरी रुचि थी। मूर्ति में चश्मा न होना, फिर बार बार चश्मा लगाने वाले के बारे में जानना, इन बातों से पता चलता है कि वे देशभक्त थे। ख का, पान वाला उदास हो गया, उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। इसका उत्तर है, पान वाला संवेदनशील व्यक्ति था।
उसे चश्मे वाले कैप्टन के मरने पर बेहद अफसोस था। यद्यपि उसके जीते जी उसने उसका मजाक उड़ाया था, उसे लंगड़ा और पागल भी कहा था, परंतु मरने के बाद उसे उसकी कीमत का पता चला। उसे लगा कि कस्बे में उस जैसा देश प्रेमी और कोई नहीं है। अतः वह कैप्टन की याद करके उदास हो गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। गौ का कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। उत्तर, कैप्टन देशभक्त नागरिक था, उसे यह सहन नहीं था कि उसके नेताजी बिना चश्मे के रहें, इसलिए वह अपनी ओर से कोई न कोई चश्मा उनकी आंखों पर लगा देता था। इससे उसकी देशभक्ति का परिचय मिलता है। 7वां प्रश्न, जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात नहीं देखा था, तब तक उनके मानस पटल पर उसका कौन सा चित्र रहा होगा? अपनी कल्पना से लिखिए। उत्तर, जब तक हालदार साहब ने अपनी आंखों से चश्मे वाले कैप्टन को नहीं देखा था, तब तक उनके मन में कैप्टन की मूर्ति कुछ और थी। उन्होंने सोचा था कि कैप्टन शरीर से हट्टा कट्ठा मजबूत होगा, वह जरूर सिर पर फौजी टोपी पहना होगा, वह रौबदार, अनुशासित और दबंग मनुष्य होगा, उसकी वाणी में भारीपन होगा। 8वां प्रश्न, कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहे पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है। क का, इस तरह की मूर्ति लगाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? ख का, आप अपने इलाके के चौराहे पर किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करना चाहेंगे और क्यों? तो इसका उत्तर है, क का उत्तर है, इस तरह की मूर्ति लगाने का उद्देश्य यही हो सकता है कि लोग उस प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में जानें, उससे प्रेरणा प्राप्त करें, उसके गुणों को अपनाएं, उसे याद रखें, ताकि समाज में अच्छे कार्य होते रहेंगे। ख का उत्तर है, ख का प्रश्न था, आप अपने इलाके या चौराहे पर किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करेंगे? तो उत्तर है, हम अपने इलाके के चौराहे पर राष्ट्रीय महापुरुषों, प्रसिद्ध संतों, ऋषियों, साहित्यकारों और वैज्ञानिकों की मूर्ति स्थापित करना चाहेंगे। गौ का प्रश्न है, उस मूर्ति के प्रति आपके एवं दूसरे लोगों के क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए? उत्तर, ऐसी मूर्तियों के प्रति हमारा तथा समाज के सभी लोगों का यह दायित्व बनता है कि वे उनकी देखभाल और सजा संवार कर रखा जाए, उन्हें समय समय पर संवारते रहना चाहिए। 9 का प्रश्न है, सीमा पर तैनात फौजी ही देश प्रेम का परिचय नहीं देते। हम सभी अपने दैनिक कार्यों में किसी न किसी रूप में देश प्रेम प्रकट करते हैं, जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना, पर्यावरण संरक्षण आदि। अपने जीवन जगत से जुड़े ऐसे और कार्यों का उल्लेख कीजिए और उन पर अमल भी कीजिए। उत्तर, सामान्य जीवन में देश प्रेम प्रकट करने के कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे पानी को व्यर्थ न बहने देना, बिजली की तबाही को रोकना, इधर उधर गंदगी न फैलने देना, प्लास्टिक के प्रयोग को रोकना, देशवासियों को देश और समाज का अपमान करने से रोकना, फिल्म वालों और कलाकारों को अपने संत, ऋषियों और महापुरुषों की मजाक करने से रोकना। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में स्थानीय बोली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। आप इन पंक्तियों को मानक हिंदी में लिखिए। कोई गिराक आ गया, समझो उसके चौरे चौकट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बैठा दिया। तो इसका उत्तर है, मानो कोई ग्राहक आ गया, उसे चौड़ा फ्रेम चाहिए तो कैप्टन कहाँ से लाए? तो उसे मूर्ति वाला फ्रेम दे देता है, मूर्ति पर कोई अन्य फ्रेम लगा देता है। 11वां प्रश्न है, भाई खूब, क्या आइडिया है? इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए बताइए कि एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से क्या लाभ होते हैं। उत्तर, प्रत्येक भाषा दूसरी भाषा से कुछ शब्द उधार लेती है। कई बार दूसरी भाषा के शब्द ऐसे अर्थ और प्रभाव वाले होते हैं कि अपनी भाषा से नहीं होते। जैसे उपर्युक्त वाक्य में 2 शब्द हैं, खूब तथा आइडिया। खूब उर्दू शब्द है, आइडिया अंग्रेजी शब्द है। खूब में गहरी प्रशंसा का भाव है, यह भाव हिंदी के सुंदर या अद्भुत में नहीं है। इसी प्रकार आइडिया में जो भाव है वह हिंदी के शब्द विचार, युक्ति या सूझ में नहीं है। इससे पता चलता है कि अन्य भाषाओं के शब्द हमारी भाषा को समृद्ध करते हैं, परंतु यदि उनका प्रयोग अनावश्यक हो, दिखावे भर के लिए हो या जानबूझकर हो, तो वे शब्द खलल डालते हैं। अब आप लोगों को भाषा अध्ययन के तहत भी प्रश्न आ सकता है। 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से निपात छांटिए और उसे नए शब्द वाक्य बनाइए। तो निपात इस तरह से आप
छांट सकते हैं। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती रहती थी। ख का किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा, यानी चश्मे तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। घ का हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। नीचे सब दिया हुआ है, तो क का, ख का, ग का और घ का सब उत्तर इसमें दिया हुआ है। और कर्मवाच्य भी आप लिख सकते हैं, इसमें कर्मवाच्य भी दिया हुआ है। निम्नलिखित वाक्यों को कर्मवाच्य में बदलिए। नीचे करके आप लिख सकते हैं। भाववाच्य में बदलने के लिए भी आएगा, तो आप इस तरह से भाववाच्य बदल सकते हैं। इस तरह से आप देखिए आंसर क ख ग घ है, तो इसमें भी आपको आंसर क ख ग घ मिल जाएगा। तो इस तरह उत्तर सब दिया हुआ है, सबका उत्तर सब दिया हुआ है। तो बच्चों, इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को पाठ समझ में आ गया होगा। और बच्चों, आप एग्जाम के लिए तैयारी अच्छी तरह से कर लीजिएगा और मेरे चैनल देवज नागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन बटन है उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी बच्चों। धन्यवाद। बच्चों, क्लास 9 और क्लास 10 क्षितिज, कृतिका, स्पर्श, संचयन, इन सभी पुस्तकों के सारे चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर का पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और क्लास 9 और क्लास 10 का टेक्स्ट बुक का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्रोसेस को फॉलो करके आसानी से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक और इंपॉर्टेंट नोट्स नहीं है तो आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं।